Hello students, welcome back and welcome to the session of class 8th science, and we are dealing with the chapter of class 8 science, that is reproduction in animals. तो students, हम लोग आज 8वीं क्लास का विज्ञान का पाठ जो है वो समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में जनन। इसका पहला लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, तो आपको उसमें हमने जो है पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन होती क्या है, जनन किसे कहते हैं और इसमें ये कितने प्रकार का होता है। तो हमने दो प्रकार पढ़े थे यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी इसके बारे में हम विस्तार से दोनों तरह के जो रिप्रोडक्शन हैं, जो जनन की विधियाँ हैं, जिसको हम लैंगिक और अलैंगिक जनन कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक मोड से रिप्रोडक्शन की, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व्ड, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही पेरेंट जो है ना, वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे नॉर्मली दो पेरेंट से नया बच्चा जन्म लेता है, मेल और फीमेल, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग टू और मोर डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल्स। तो चूंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए जो नया जीव बनता है उसमें केवल एक ही पेरेंट से डीएनए आते हैं, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल और बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। तो जो अगर आप देखेंगे है ना, उनमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी जो है परिवर्तन जो है वो विभिन्नता जो है वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट्स है और उसी के सारे गुण जो हैं वो अगले ऑफस्प्रिंग्स में या बच्चों में या अगली उसमें चले जाते हैं, पीढ़ी में, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण क्या है? बर्डिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा एक प्रकार का जीव है जो पानी के अंदर पाया जाता है। इसका जो मोड है रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल, उसको बर्डिंग कहा जाता है। अभी हम समझेंगे बर्डिंग होती क्या है। फिर इसी प्रकार से अमीबा एक जीव है, ये भी पानी में पाया जाता है और इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है उसका नाम है फिजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है बर्डिंग, जो कि हाइड्रा में देखने को मिलता है, और है फिजन, जो कि अमीबा में देखने को मिलता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से, यानी कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे कि बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा के अंदर देखेंगे बाइनरी फिजन, है ना। तो ये देखते हैं। अब बाइनरी का दोनों मतलब समझिए। बाइनरी का मतलब होता है दो, और फिजन का मतलब होता है टूटना, है ना, वियोजन जिसे कहा जाता है। तो बाइनरी फिजन एक ऐसी प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम दो जो है नए जीव जो है वो देखेंगे कैसे उत्पन्न होते हैं, और इसमें उदाहरण है अमीबा का, है ना। तो बाइनरी फिजन देखिए इसमें क्या है। इन फिजन अ पेरेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर इंडिविजुअल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज हु आर आइडेंटिकल टू देयर मदर सेल। जो फिजन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। इट स्प्लिट्स इनटू टू, यानी वो दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, और जिनका आकार बिल्कुल ही कैसा होता है, उनकी मदर सेल की तरह ही होता है, पेरेंट की तरह ही होता है ना। जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरिया है, आर्किया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, कुछ फंजाई हैं। ये इस प्रकार से रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं, है ना। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये मदर अमीबा है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोसेस देखिए हमारे पास क्या है, ये मदर अमीबा है। अगर आप देखेंगे ये एक अमीबा है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी इसे रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो ये आप देखेंगे इस अमीबा के अंदर धीरे धीरे ये इस प्रकार से स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये लगभग यहाँ पे बीच में से दो हिस्सों में से कटना शुरू हो गया। एक हिस्सा इधर वाला है और एक हिस्सा इधर वाला है। तो ये एक जीव है। अब ये यहाँ से ही स्प्लिट हो जाएंगे। जो ये दोनों ब्लू कलर में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, और दोनों हिस्से जो यहाँ से अलग होंगे, और ये जो पेरेंट सेल था, जो मदर अमीबा था, ये दो डॉटर सेल में टूट जाएगा, है ना, और अलग हो जाएंगे दोनों, और इस प्रकार से ये दो अमीबा जो है वो बन गए हैं। तो शुरू में क्या था, एक अमीबा था, वो बीच में से स्प्लिट हो गया, और इसमें दो हिस्सों में नए दो अमीबा जो हैं वो बन गए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही अमीबा था, और उस एक अमीबा से क्या हो रहा है, दो अमीबा जो हैं वो बन रहे हैं। तो एक से आप देखेंगे यहाँ पे कितने अमीबा बने हैं स्टूडेंट्स, वो बन रहे हैं दो। तो दो का मतलब होता है बाई, तो इसलिए इसका नाम क्या है, बाइनरी फिजन।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि अमीबा के अंदर किस प्रकार की कौन सी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार की होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अमीबा क्या करता है? बाइनरी फ्यूजन करता है, यानी कि अमीबा में एक अमीबा जो है वो बाई यानी कि 2 हिस्सों में टूट जाता है ना। तो ये पहली प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि बाइनरी फ्यूजन, और उदाहरण है इसका अमीबा। ठीक है, चलिए अगला एक मेथड देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब यहाँ पे आपने अमीबा केस में एक चीज़ और नोट करी होगी, यहाँ पे हमने ये नहीं बात किया कि ये मेल अमीबा है या फीमेल अमीबा है, हमने सिर्फ अमीबा कहा, और एक ही अमीबा से जो है नए अमीबा जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जहाँ पे केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना। चलिए दूसरा मेथड पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और वो है बडिंग। बड का मतलब होता है हमारे पास मुकुल बोलते हैं इसको, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, यानी कोई उभार बॉडी पे निकल आए उसको बड कहा जाता है। तो बडिंग देखिए क्या है। अब इसका उदाहरण याद रखिए कि बडिंग जो है वो आमतौर पर हाइड्रा में देखने को मिलती है। हाइड्रा इसका बढ़िया उदाहरण है, और हाइड्रा में बडिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो बडिंग प्रोसेस को समझते हैं, देखिए क्या है। इन बडिंग ए बड लाइक आउट ग्रोथ डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी। तो बताया कि जो बडिंग जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन का, जिसको हम मुकुलन कहते हैं हिंदी में, इसके अंदर क्या होता है, जो ये हाइड्रा है। अब इसे आप यहाँ पे देखिए, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज़ हाइड्रा। ये हाइड्रा है, जिसे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक हाइड्रा है। और होता क्या है कि इस हाइड्रा के शरीर में थोड़ा सा उभार बनना शुरू होता है, आउट ग्रोथ बननी शुरू होती है। ये देखिए आउट ग्रोथ देख रहे हैं आप, शरीर में दिख रही है आप लोगों को, मैं इसे एनसर्कल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रा के शरीर से एक छोटा सा आउट ग्रोथ बनना शुरू हो गया, और इसी आउट ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी आउट ग्रोथ को हम लोग कहते हैं बड, मुकुल कहा जाता है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम बडिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो शरीर है जीव का, उसके ऊपर एक उभार, एक आउटग्रोथ निकल आती है पेरेंट की बॉडी के ऊपर, और इसी उभार को क्या कहा जाता है, बड, है ना। तो आगे क्या होता है, देखो शुरू से, इन बडिंग अ बड लाइक आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी। बडिंग के अंदर क्या होता है, एक बड लाइक जो है एक आउटग्रोथ, एक उभार जो है पेरेंट की बॉडी पर बनना शुरू हो जाता है, विच इज़ सिमिलर टू पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये जो उभार बन रहा है ना, वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही है। अगर आप इसे देखेंगे यहाँ पे अगले डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर मिल रहा है आपको। ये देखिए पूरे की पूरी बॉडी इसकी कैसी है, यहाँ पे देखेंगे आप, और बिल्कुल सेम तरह की बॉडी यहाँ डेवलप हो रही है, बस ये छोटा आकार में थोड़ा सा छोटा है। तो इसमें इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह ही बनना शुरू हो जाती है वो बड। Organisms reproduce by splitting off new individuals from existing ones through budding and resulting in genetically identical parent and daughter organisms. So बाद में क्या होगा, ये जो नया बन रहा है बड जो डेवलप हो रही है, ये इसके शरीर से अलग हो जाएगी, और आप यहाँ लास्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या होगा, एक जीव ये रहा और उससे एक नया जीव जो है वो बन गया। तो यहाँ पे कोई मेल फीमेल की हम लोग बात नहीं कर रहे, नर या मादा की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक ही पेरेंट है, एक ही हाइड्रा है, और उसी से एक नया जीव जो है जन्म ले रहा है। कैसे बन रहा है, उसी के शरीर पर एक छोटा सा उभार जो बड है वो डेवलप हो रही है, और वही बड जो है धीरे धीरे ग्रो करती है, जो कि उस ऑर्गेनिज्म की तरह ही नज़र आती है। तो पहले स्टेप में देखिए आप यहाँ पे, ये हाइड्रा है, इसके यहाँ पे एक बड जो है वो डेवलप हो गई है, बड थोड़ी सी और ग्रो कर रही है, ठीक है, और ये अब इतनी ग्रो कर गई है कि इसी की तरह नज़र आने लग गई है, और फाइनली ये जो बड है ये इसके शरीर से अलग हो जाएगी, और ये एक हाइड्रा और ये दूसरा छोटा हाइड्रा जो है वो बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो बडिंग का प्रोसेस है वो हाइड्रा में देखने को मिलता है, और ये हमारे पास हाइड्रा के साथ साथ यीस्ट जो है एक प्रकार का फंगस होता है, इसमें भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए, अमीबा जो है उसमें बाइनरी फिजन होता है, लेकिन जो हाइड्रा और यीस्ट है इनके अंदर आपको बडिंग देखने को मिलती है, यानी शरीर में कोई उभार सा बनेगा और फिर वो बड़ा होगा और वो उभार बॉडी से अलग हो जाएगा और एक नए जीव में वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम एक और मेथड पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है फ्रैगमेंटेशन। तो ये भी एक तरीका है जिससे कोई जीव जो है वो नए जीवों को जन्म देता है, लेकिन यहाँ पर भी एक ही पेरेंट से नए जीव जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम ये रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रैगमेंटेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, इन फ्रैगमेंटेशन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स छोटे छोटे हिस्सों को, पार्टीशंस को, छोटे छोटे टुकड़ों को, है ना। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी काफ़ी छोटे छोटे हिस्सों में, फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाती है, एंड इवेंचुअली इवॉल्व इनटू होल क्रीचर। और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बिल्कुल नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, पूरे के पूरे जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। दिस मैथड इज़ फ्रीक्वेंटली सीन इन वर्म्स,
फंजाई एंड प्लांट्स इन एडिशन टू स्टारफिश। तो ये जो मेथड है ये आमतौर पर कुछ वॉर्म्स में, कीड़ों में, फंजाई में, कुछ पौधों में और कुछ स्टारफिश में भी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक जीव है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस जीव का नाम क्या है। दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्लेनेरिया। ये ऑर्गेनिज्म क्या है, इसे हम प्लेनेरिया कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म देखिए, ये ऑर्गेनिज्म है ना। तो अब हुआ क्या कि ये 3 हिस्सों में बट गया। आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं जो उसको 3 हिस्सों में बांट रही है। इस लाइन को, ये 3 हिस्सों में बंटने वाली लाइन है। यानी कि हमारे पास ये जो प्लेनेरिया है, जब इसको रिप्रोडक्शन करनी होगी तो ये इसका शरीर 3 हिस्सों में टूट जाएगा। ये देख लीजिए, ये 2, तो एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये बीच वाला है, तीसरा हिस्सा ये नीचे वाला है। यानी ये ऑर्गेनिज्म किस में टूट गया, फ्रैगमेंट्स में। इसलिए नाम क्या है, फ्रैगमेंटेशन। अब ये वाला हिस्सा जो है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा टूटा था, ये भी पूरे के पूरे प्लेनेरिया में बदल जाएगा। जो बीच वाला हिस्सा था ये भी पूरे प्लेनेरिया में बदल जाएगा। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा था इस प्लेनेरिया जीव का, वो भी एक नए प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक ही जीव से टुकड़े टुकड़े फ्रैगमेंट्स जो बन रहे हैं, उसी से नए जीव बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्लेनेरिया था और एक प्लेनेरिया से यहाँ पे हमारे पास कितने प्लेनेरिया बन गए, 3 प्लेनेरिया बन गए। तो एक है और ये 3 हिस्सों में टूटा और 3 के हमारे पास 3 नए प्लेनेरिया जो है वो बन गए। तो ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ये कुछ वॉर्म्स में, फंजाई में और स्टारफिश में भी देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये एक और मेथड था हमारे पास जो है, इसको आप क्या कह रहे थे, दैट इज कॉल्ड बडिंग, है ना। तो अब सॉरी फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है और वो हमारे पास है एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम देख रहे हैं कि हम जो मनुष्य हैं और अधिकतर जीव हैं जिसमें मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा वगैरह होते हैं, ये सभी जीव कैसे हैं, इनमें कैसी रिप्रोडक्शन होती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन जो जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्म देते हैं नए जीवों को, उनके कुछ फ़ायदे हैं, वो हम पढ़ेंगे। यानी कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन के जो है एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज देखिए क्या है, मेट्स पार्टनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। हमने पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स, जो नया जीव उत्पन्न होता है वो एक ही जीव, उसके लिए एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं है, नर और मादा इसे हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस वेरी फास्ट। अब यहाँ पे जो नए जीव जन्म लेते हैं उनको बनने की विधि जो है वो बड़ी तेज़ गति से नए जीव जन्म ले लेते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरे जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहाँ पे जीव जो है पहले जन्म लेता है, माँ के गर्भ में वो बड़ा होता है, वहाँ पलता है, उसको वहाँ पे पोषण मिलता है, फिर वो कहीं जाके जन्म लेता है, तो काफ़ी लंबा समय लगता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन जो है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। आगे देखिए, न्यूमरस ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा संख्या में नए जीव उत्पन्न होते हैं और बहुत ही कम समय में। जैसे मनुष्यों की हम बात करें तो 1 या 2, ज़्यादातर अधिकतर जो है मनुष्यों में एक ही जीव जन्म लेता है। तो लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, उसे जन्म लेने में भी काफ़ी समय लगता है। लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे नर मादा या 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो जीव अक्सर काफ़ी ज़्यादा संख्या में नए जीवों को जन्म देते हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या में जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंस आर पास्ड ऑन द सक्सेसिव जनरेशन। अब देखिए पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस समझते हैं। सपोज करो कोई जीव है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे गुण जो हैं वो मौजूद हैं। अब चूंकि वही जीव आगे नए जीव उत्पन्न कर रहा है, तो जितने भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस होंगे उसके शरीर में, जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी सारी की सारी, वो कहाँ पहुँचेंगी, वो अगली जनरेशन में चले जाएंगी। तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस यानी कि जो जेनेटिक प्रभाव हैं वो जो पॉजिटिव होंगे वो अगली पीढ़ियों पे चले जाएंगे। दूसरा क्या है, इट अकर्स इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हर प्रकार के वातावरण में जो है वो फलती फूलती हैं और हर प्रकार के वातावरण में ये रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकती हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास एडवांटेज इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अब बात करते हैं इसी रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, डिसएडवांटेज यानी कि अब इसके नुकसान क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के नुकसान क्या क्या हैं। एज द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, डिजीज़ और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे देखिए, एक ही प्रकार के जो जीव हैं उससे नए जीव उत्पन्न होते हैं, यानी कि हर बार एक ही पेरेंट्स के गुण जो हैं वो अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। तो यदि कोई बीमारी है या कोई कमी है किसी पोषक तत्व की, तो वो अगले जीव में भी पहुँच जाती है ना।
तो ये यानी कि यहाँ पे जो परिवर्तन है, जो विभिन्नता, उसके आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स तो अगर मान लो कोई एक ही, हम कह रहे हैं सिंगल पेरेंट से नए जीव जन्म लेंगे, तो अगर एक ही पेरेंट है, उसको कोई बीमारी है या उसको कोई कमी है शरीर में किसी प्रकार की, तो वो अगली जनरेशन में भी चले जाएगी। आगे देखिए, द डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म इज लिमिटेड एज ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन इन्वॉल्व। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है जीवों के अंदर जो आती है, वो भी देखने को नहीं मिलेगी। विविधता कब आती है? जब किसी जीव के अंदर गुण दो अलग अलग पेरेंट से आते हैं, है ना, तो विविधता आएगी। लेकिन यहाँ पे तो एक ही प्रकार का जीव जो है वो संलिप्त है, यानी कि जनन की विधि में। तो ऐसे में क्या होगा, जो जीव बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, अपने पेरेंट्स से ही मिलते जुलते रहेंगे, एग्जैक्टली उनकी कॉपी मान के चलिए आप, फोटो कॉपी, सो क्लोन भी कह देते हैं हम लोग। तो क्लोन बनेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कोई भी नए प्रकार के जीव के उपजने की या इवॉल्व होने की संभावना जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है कि जीवों में विभिन्नताएं नहीं आएंगी और नए प्रकार के जीव बनना संभव नहीं होगा। आगे देखिए, ऑफस्प्रिंग्स आर अनेबल टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो नए प्रकार के पर्यावरण में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे ही हैं, कुछ नए गुण उनमें आ नहीं रहे हैं। तो उनमें जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आएंगे जब वो जन्म लेंगे, तो उनको वो झेल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है एक ही प्रकार के जो जेनेटिक मटेरियल है वो चलते आ रहे हैं। कुछ भी नया जो अच्छा हो शरीर के लिए, जो उनको ज़्यादा बदलते पर्यावरण में अनुकूलित करे, वो गुण नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट में, नए पर्यावरण में जो है अनुकूलित नहीं कर पाएंगे, और जिसका ये नतीजा हो कि वो उनकी डेथ भी हो सकती है। आगे देखिए, अ सिंगल चेंज इन द एनवायरनमेंट वुड रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ द एंटायर स्पीशीज़। अब इसमें क्या है, एक ही प्रकार के जीव रह रहे हैं, है ना, उनको वो एक खास पर्यावरण में पल रहे हैं। अगर उस पर्यावरण में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो वो फिर वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एंटायर स्पीशीज़, जो पूरी की पूरी प्रजाति है, वो वहाँ से नष्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डिसएडवांटेज हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि ये एक ही प्रकार के जीव जो है बनते हैं क्लोन। इसमें तो कोई बीमारी होगी, यदि कोई डेफिशिएंसी होगी, कोई कमी होगी, तो वो अगली पीढ़ी में भी चली जाएगी। अब चूंकि एक ही पेरेंट से बन रहे हैं, तो यहाँ पे विभिन्नता देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एक ही प्रकार के जीव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, हर बार आइडेंटिकल, जिसको आप क्लोन भी कहते हैं। तीसरा जो होगा, जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जो नए जीव बनेंगे, वो नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अनुकूलित या अडेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा, सिंगल कुछ भी एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो इसकी संभावना बनी रहेगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जन्मे जीव जो हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके कौन कौन से हैं और इसके एडवांटेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और हमने ये भी पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेज जो हैं या इसके नुकसान जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।